नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड पर। और हम यहाँ लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। इस श्रृंखला को यदि आपने लगा डाला तो आपकी लाइफ एकदम झिंगा लाला। ये मान के चलिए कि ये प्रश्न आपको अपने प्रश्न पत्र में छपे मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। 70 में से 65 प्लस जो क्वेश्चन हैं जिनमें हम आपको अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर एक्सप्लेन सहित बताने वाले हैं। जो आपको आंसर आपको हमारी स्क्रीन पर लिखे भी मिल जाएंगे, पूरा कंटेंट मिलेगा, 1 नंबर कंटेंट मिलेगा आपको, ये हमारी गारंटी है। इस सीरीज में सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो पूरे आपको वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है कि बाटहीन धारा क्या होती है। तो दोस्तों, बाटहीन धारा वह धारा होती है जिसमें यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही हो, ये सर्किट है, इससे कोई वायर निकला, इस वायर में जा रही है धारा, इस वायर में क्या जा रही है दोस्तों, इस वायर में धारा जा रही है, लेकिन उसमें ऊर्जा का व्यय ही ना हो, जितनी धारा जा रही है वो चली जा रही है। मतलब उसमें हमने कोई भी ओमीय रेजिस्टेंस जो है, ओमीय प्रतिरोध यदि हमने किसी परिपथ में नहीं लगाया है और उस परिपथ में से कोई धारा प्रवाहित हो, तो हम उसे कौन सी धारा कहते हैं? उसे हम बाटहीन धारा कहते हैं। सिंपल से शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। 2 नंबर का आंसर है, इतना आंसर हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न आने वाला है अति महत्वपूर्ण, वो है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। 2 नंबर में आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिल सकते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण क्या होता है भाई? जब एक ही कुंडली में उसी के कारण धारा उत्पन्न हो जाए तो उसे स्वप्रेरण, स्वयं की प्रेरणा से धारा उत्पन्न हो रही है। अन्योन प्रेरण क्या होता है कि भाई एक कुंडली है, इसके पास में हम एक कुंडली को और लेके आए, इसमें धारा उत्पन्न हुई, तो इस दूसरे की प्रेरणा से इसमें धारा उत्पन्न हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं। स्वयं की प्रेरणा से धारा उत्पन्न हुई स्वप्रेरण, और अन्य दूसरी कुंडली की प्रेरणा से धारा उत्पन्न हो गई, अन्योन प्रेरण हो गया। इसमें हमें कितनी कुंडली की आवश्यकता है? स्वप्रेरण में 1 कुंडली की आवश्यकता है। अन्योन प्रेरण में कितनी कुंडली चाहिए? हमें 2 कुंडली चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आपको मुख्य 2 अंतर आपको देखने मिल जाएंगे। यदि तीसरा अंतर की बात करें तो प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। इसमें जो प्रेरित धारा, दूसरी धारा उत्पन्न हुई है, यह इसी धारा को क्या करती है? प्रभावित करती है। लेकिन इसमें जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा किसमें उत्पन्न हुई? दूसरी कुंडली में। मुख्य धारा किसकी है? इसकी है। इनमें कोई संबंध नहीं है। प्रेरित धारा मुख्य धारा से दूर दूर तक संबंध ही नहीं रखती, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रेरित धारा और मुख्य धारा को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये अपने 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमें प्रूफ करना है कि जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब लेंज का नियम सबसे पहले क्या बोलता है? लेंज का नियम कहता है कि मान के चलो ये मेरे पास कोई कुंडली है, ये मैंने बहुत सारी, ये मैंने अपनी क्या बनाई? कुंडलियां बनाई। ये कुंडली है, यदि मैं इसके इस सिरे पर, ये एल, ये साउथ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यदि मैं इसके इस सिरे पर साउथ पोल लेकर आता हूं, तो यहां इसके इस सिरे पर भी साउथ पोल बन जाता है। जब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस जो चुंबक है इसको मैं इसमें कुंडली में लेकर जा रहा हूं, तो यदि यहां साउथ पोल है तो यहां साउथ पोल। लेकिन जब यहां से क्या होगा कि ये बाहर निकलेगी, कौन कुंडली, ये इस कुंडली से ये जो चुंबक है ये बाहर निकलेगी, तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो यहाँ कौन सा पोल बन जाएगा? यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा स्वतः ही। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है, आप बहुत अच्छे से समझो कि मान के चलो यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल हो जाए, मान के चलो
यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल था, यहाँ कौन सा हो गया साउथ पोल। तो क्या होगा, क्या ये यदि यहाँ नॉर्थ पोल बना तो ये जो है चुंबक ये स्वतः ही इस कुंडली में जाएगी, ये स्वतः ही इस कुंडली में भी चली गई और इसमें फिर क्या होगा, विद्युत धारा। हमें पता है जब किसी कुंडली से कोई चुंबक होकर जाती है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो क्या ये स्वतः ही इसके अंदर भी चली गई और इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगी। भाई हमें तो कोई एनर्जी देनी ही नहीं पड़ी, हमें तो कोई ऊर्जा देनी ही नहीं पड़ी और यहाँ स्वतः ही ऊर्जा बन गई, विद्युत धारा बन गई। तो ये तो ऊर्जा संरक्षण के खिलाफ है ना। लेकिन यदि यहाँ पर साउथ पोल आ जाता है और यहाँ नॉर्थ पोल आ जाता है तो यहाँ साउथ पोल, यहाँ साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, फलस्वरूप हमें कोई ऊर्जा लगानी पड़ेगी और वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में निकल के आएगी। समझ में आया कि नहीं आया। यदि हम क्वेश्चन का आंसर रूप देखें तो इसमें क्या होता है, जब चुंबक की उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी सिरे के पास लाया जाता है तो उसका जो सिरा है वह भी उत्तरी ध्रुव बन जाता है। आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। जिससे चुंबक और कुंडली के मध्य क्या लगने लगता है, प्रतिकर्षण बल लगने लगता है और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक की कुंडली के पास लाने में कुछ हमें कार्य करना पड़ता है और यही यांत्रिक कार्य हमें कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। बिल्कुल स्पष्ट सा इसका ये आंसर है। यदि ये पोल साउथ पोल ना बन के नॉर्थ बन जाता मेरे भाई तो फिर ये चुंबक तो स्वतः ही इसमें जाने लगती, हमें तो कोई कार्य करना नहीं पड़ता। तो फिर कौन सा कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता, तो ये तो ऊर्जा की जो संरक्षण का नियम है ये तो उस पर हमने ओवरलैपिंग कर दी, उसकी तो हमने मान ही नहीं रखा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊर्जा के जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसे ओवरलैप किया ही नहीं जा सकता। क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वह है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? तो किसी भी विद्युत क्षेत्र, किसी भी क्षेत्रफल से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखा, लंबवत विद्युत बल रेखा, ये कोई क्षेत्रफल है, ये कोई एरिया है, उस एरिया उस क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखा है, लेकिन कैसी, लंबवत। लंबवत विद्युत बल रेखाएं किसी एरिया से होकर जाती है, क्षेत्रफल से होकर जाती है तो हम उसे विद्युत फ्लक्स से कह देते हैं और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई, मतलब ये विद्युत बल रेखा है इनटू में एस, ई इनटू में एस। अब यदि हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन की बात करें, मान के चलो हमने ये छोटा सा एरिया माना है ds और इससे ये ऐसी बल रेखा होकर जा रही है, ये रेखा ऐसे होकर जा रही है। अब हमें तो कैसी रेखा चाहिए, हमें तो भाई लंबवत रेखा चाहिए। तो हम इस रेखा को, ये जो ये जो विद्युत बल रेखा गई है, इसको दो कंपोनेंट, कौन कौन से, यहाँ पर दो कंपोनेंट ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमें साइन थीटा कंपोनेंट तो हमारे काम का ही नहीं है क्योंकि हमें तो लंबवत चाहिए। ये विद्युत बल रेखा, तो ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत 90 डिग्री का कोण, तो हम क्या लेंगे, ई एस कॉस थीटा लेंगे। क्या लेंगे, ई एस, और ये हमने एक छोटा सा एरिया क्या माना, डी एस। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। 2 नंबर का लिखने के लिए आपको पर्याप्त 3 नंबर में भी आ सकता है। तो उस हिसाब से भी हमने आपको ये आंसर बता दिया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी क्षेत्रफल से, किसी एरिया से जो लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जितनी विद्युत बल रेखाएं होकर जाती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उन्हें ही हम विद्युत फ्लक्स से कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये देखने जरूर मिलेगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें, एक बार पढ़ के चले जाएं। 100% ये छपे मिलने वाले हैं आपको क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल तो मेरे भाई अपन ने पहले भी अपनी क्लास में, फिजिक्स क्लास में पढ़ा है। क्या है लॉरेंज बल, तो ये मान के चलिए एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में मान के चलो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है अपना, और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कोई आवेशित कण आ गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में मान के चलो ये कोई भी क्यू कण है, ये कोई भी क्यू
कण है, ये यदि आवेशित कण आता है तो यह कण जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। अब ये जो बल है ये इसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके वेग भी जिस वेग से ये जा रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यह साइन थीटा कंपोनेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से यदि हम इनको मिला दें तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जो कि आएगा के क्यू भी बी साइन थीटा। लेकिन जब इस के की वैल्यू निकाली तो यह आई लगभग बराबर 1, तो F इज इक्वल टू आ गया क्यू भी बी साइन थीटा, और यही क्या है, यही हमारा लॉरेंज बल है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लॉरेंज बल सर्वाधिक कब होगा, तो भाई यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो 90 साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये जो फोर्स है क्यू भी बी ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और दूसरी आपसे कभी कंडीशन पूछ ली गई कि बताइए ये जो फोर्स है, ये जो लॉरेंज बल है, ये न्यूनतम कब होता है, तो यदि थीटा बराबर है 0 डिग्री। थीटा कैसा है, 0 डिग्री है, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां पर यदि हम देखें तो साइन 0 बराबर आ जाएगा 0, F इज इक्वल टू क्यू भी बी, और यहां आ गया साइन 0 की वैल्यू रख दी हमने 0, तो फोर्स हो गया 0, मतलब फोर्स हो गया मिनिमम हो गया। मतलब ये विद्युत बल रेखा, यदि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है इसमें यदि सीधा जाता हमारा कण 0 डिग्री पर, सीधा गया 0 डिग्री पर, तो फोर्स लगेगा 0। लेकिन यदि जा रहा है कि लंबवत ऐसा कोई कण गति कर रहा है तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। इसका जो दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाती है भैया, लेकिन वो दिशा पर अभी हमें जाना नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर हम लॉरेंज बल निकालेंगे, अधिकतम मान न्यूनतम मान निकालेंगे। ये तो 2 से 3 नंबर का आपका पका पकाया क्वेश्चन आपको मिल गया। ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं, ये बिल्कुल गारंटी है। अगला 6th क्वेश्चन पे यदि हम जाएं तो 6वां क्वेश्चन होने वाला है कि फ्लेमिंग का जो नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है यदि हम अपने अंगूठे को, अपनी तर्जनी को और अपनी मध्यमा को लंबवत रखें, ये दो तीनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परस्पर लंबवत होनी चाहिए। तो यहाँ आप लिख लेना, आप क्या लिख लोगे, यहाँ आप लिख दोगे कि ये जो अंगूठा है ये बल की दिशा F, ये जो तर्जनी है ये विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब B, और ये जो हमारी मध्यिका है ये I, F B I, यह फोर्स को, यह B मतलब चुंबकीय क्षेत्र को, और यह I मतलब धारा को, करंट को दर्शाती है। ये बहुत ही सरल हो गया हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपनी अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को परस्पर लंबवत रखते हैं तो हमारा अंगूठा F मतलब कि बल को, और B हमारी जो तर्जनी है वो B मतलब क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारी मध्यमा है वह I मतलब धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये हमारा हो गया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम ऐसे 2 अनंत लंबाई के तार लें, हम यदि 2 अनंत लंबाई के तार लेते हैं, इस तार में हम इतनी करंट प्रभावित करते हैं कि इसके 1 मीटर पर जो है 10⁻⁷ न्यूटन का बल का अनुभव होने लगता है। तो इस धारा के मान को ही हम क्या कह देते हैं, 1 एम्पियर कह देते
हैं। 1 एम्पियर यदि हम 2 अनंत लंबाई के तार लेते हैं और एक तार में इतनी धारा प्रवाहित करें कि दूसरे के प्रति एकांक मीटर पर प्रति एकांक लंबाई पर 10⁻⁻⁷ न्यूटन के बल का अनुभव होने लगे तो उस धारा के मान को हम 1 एम्पियर कह देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो होने वाला है कि आवेश का क्वांटीकरण। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे आपको देखने मिलेंगे, ये तो गारंटी है। अब है आवेश का क्वांटीकरण, तो भाई मान के चलो यहाँ पर एक कोई आवेश है और यहाँ पर एक कोई आवेश है। हम बोलते हैं कि भाई एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, ये ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो एक निश्चित ये मान को लेकर चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, बोलते हैं ना कि भाई आयंस का ट्रांसफर हो गया। किसका ट्रांसफर हो गया? आयंस का। आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर गए तो वह एक निश्चित मान अपने साथ लेकर आते हैं और वह निश्चित मान जो है वो कैसे चलता है? n के मल्टीपल में चलता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो आवेश होगा वो एक निश्चित मान e के मल्टीपल के रूप में चलता है। Q = n × E। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक प्रोटॉन गए, धनात्मक इलेक्ट्रॉन गए तो ऋणात्मक। क्लियर हुआ कि नहीं? तो प्रकृति में आवेश जो होता है वह एक निश्चित मान के पूर्ण गुणांक के रूप में होता है। एक निश्चित मान E, ये E क्या होता है? यही एक निश्चित मान होता है, E तो यही एक निश्चित मान होता है। इसके क्वांटीकरण के, इसके पूर्णांक के रूप में ही आवेश चलता है, E के पूर्णांक के रूप में ही आवेश चलता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक कूलाम्ब आवेश चला जाए, 2 कूलाम्ब, वह E के मल्टीपल के रूप में चलता है चार्ज। क्लियर हुआ? यही है आपका आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसके बाद यदि हम देखें तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जो हो सकता है आपकी बुक में ना हो, लेकिन थोड़ी सी कि आपकी बुद्धिमत्ता क्या है, आपने साल भर में सीखा क्या है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको बोर्ड जरूर देगा जिसमें लॉजिक लगेगा। क्या लगेगा? लॉजिक लगेगा। आपकी बुक के डेरिवेशन से अलग कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है कि जो हवाई जहाज के टायर होते हैं उन्हें हल्का सा सुचालक बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? हल्का सा सुचालक बनाया जाता है। इसका क्या कारण है? तो देखो, जब हवाई जहाज जो है वो ऊपर जाता है तो हमें पता ऊपर तो भाई बहुत सारे आवेश होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में घर्षण लगता है। घर्षण के कारण भी जो हवाई जहाज है उसमें आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। अब मान के चलिए जो हमने उसके टायर थे वो कुचालक बना दिए जिनमें से बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, हमने पूरे रबर के बना दिए। तो वो आवेश जो है वो पूरा एरोप्लेन क्या कर लेगा भाई? वो धारण कर लेगा। अब यदि आप मान के चलिए कोई उसको भूलने जाता, कोई एरोप्लेन को टच भी करता है, कोई नीचे उतर रहा है, तो जैसे ही उसको एरोप्लेन को टच किया जाएगा तो उससे होकर फिर क्योंकि जो करंट है, जो आपकी धारा होती है वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है और सबसे कम विभव शून्य विभव हम किसका मानते हैं? शून्य विभव मानते हैं पृथ्वी का। तो सारे के सारे आवेश को कहां होकर जाना होता है? पृथ्वी से। अब टायर यदि तुमने पूरे क्या बना दिए? कुचालक बना दिए, तो जैसे एरोप्लेन नीचे लैंड किया उसको टच किया गया, करंट लगेगा, स्पार्किंग होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम क्या करते हैं? टायर को ही थोड़ा सा सुचालक बना देते हैं ताकि जो घर्षण के कारण जब वो ऊपर आसमान में उड़ रहा था तो भाई हवा से घर्षण भी तो लग रहा था उसमें, तो आयन वो अपने धारण कर लेगा, हवाई जहाज नहीं कर लेगा। तो जैसे ही जब उसको लैंड किया जाएगा, नीचे उतारा जाएगा, तो उन टायर से होकर वो जो आवेश उसने धारण किया है घर्षण के कारण वो चला जाएगा पृथ्वी में। आया क्वेश्चन समझ में? आंसर भी समझ में आ गया होगा कि हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वो हम हल्के से कैसे बनाते हैं? सुचालक बनाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट अब यदि हम क्वेश्चन देखें तो है कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, तो यदि हम देखें
कि यदि हम एक चालक तार लें तो उसका जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का प्रतिरोध R, उसकी लंबाई के समानुपाती, जितना लंबा तार उसमें प्रतिरोध उतना ज्यादा। भाई एक सड़क है, उस पर जितनी लंबी सड़क और उसमें जितने ज्यादा ब्रेकर होंगे, आपको गाड़ी चलाने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ब्रेकर ही तो है। तो ब्रेकर जितनी लंबाई बढ़ी उतने ज्यादा क्या बढ़ते गए? ब्रेकर बढ़ते गए। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वह लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जी हाँ, कैसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर? अब एक बात बताइए, एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हों, दरवाजा छोटा हो तो प्रतिरोध ज्यादा लगेगा, निकलने में दिक्कत करंट को ज्यादा होगी। आई समझ में नहीं आई बात? यदि एक रूम है, उसका गेट बहुत बड़ा है तो प्रतिरोध कम लगेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है कि आपका तार आखिर कितना मोटा है, कितना पतला है। क्लियर है? आई बात समझ में नहीं आई? तो जो R होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वायर की लंबाई के क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि हम दोनों इक्वेशन को मिला लें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, और R इज इक्वल टू, जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट लेना होगा। ये कांस्टेंट हम क्या लेते हैं? रो लेते हैं। और यही रो क्या है? यही है विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर हो गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और ये जो है यह सिर्फ दो ही चीजों पर निर्भर करता है। यह जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ दो ही चीजों पर जो है वो निर्भर करता है, एक तो तापमान पर और दूसरा आपने वायर कैसा लिया है उस पर, मतलब कि उस तार की प्रकृति पर। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध और ये हमारे विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध भी स्थापित हो गया। इसके बाद यदि हम क्वेश्चन देखें तो हमारा अगला 11वां प्रश्न होने वाला है वह है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। और इसे हम इंटरफेरेंस, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या प्रकाश का व्यतिकरण। तो क्या होता है? जब समान आवृत्ति की दो तरंगें, प्रकाश तरंगें, कौन सी तरंगें? प्रकाश तरंगें, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जब किसी पृष्ठ पर पड़ती हैं तो इस घटना से जो उनकी आवृत्ति है या जो प्रकाश की जो तरंगें हैं उनकी तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। क्लियर हुआ? यदि जब जो समान आवृत्ति की दो प्रकाश की तरंगें जब क्या करती हैं कि एक समान माध्यम में भी चलना चाहिए, जब समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगें एक समान माध्यम में चलती हैं, जब वह किसी भी पृष्ठ से टकराती हैं, किसी पृष्ठ से टकराने के पश्चात क्या होता है कि उनकी प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। या तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी यदि उनमें जो इंटरफेरेंस है, जो व्यतिकरण है वह सेम हो रहा है, मतलब दोनों सेम है, ऐसी किरणें हैं। यदि ये एक पृष्ठ पर टकराएंगी तो जो प्रकाश है वह बढ़ जाएगा, 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना होता है, उसका भी डेरिवेशन है। तो जब ये बढ़ा दें, प्रकाश की तीव्रता को क्या करें? बढ़ा दें, जब दोनों आपस में किसी पृष्ठ पर टकराएं और प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे समकोशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोशी व्यतिकरण कहते हैं। और यदि मान के चलो इनकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति तो सेम है लेकिन ये दूसरी टकराए, समझ गए ना? यहाँ गर्त से गर्त और श्रृंग से श्रृंग एक साथ मिले। अब यदि ये टकराएंगे, यहाँ देख रहे होंगे आप, जहां पर श्रृंग है वहां श्रृंग है, जहां गर्त है वहां गर्त, यहाँ जहां श्रृंग है वहां गर्त, जहां गर्त है वहां श्रृंग, ऐसे टकराती हैं तो प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। यदि ये दो प्रकाश किरणें आपस में टकराएंगी, यहाँ पर किसी भी मीडियम से टकराएंगी, किसी पदार्थ से टकराएंगी तो क्या होगा? इनकी तीव्रता कम हो जाएगी। और ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा
विषमपोषी। कौन सा हो जाएगा? विषमपोषी जो है वो व्यतिकरण हो जाएगा। और ये कौन सा व्यतिकरण है? यह समपोषी व्यतिकरण है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश किरणें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करें और उनके अध्यारोपण जब वो मिले, कहीं टकराएं, तो क्या होता है कि उनकी प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में। नेक्स्ट है अब देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति क्या होती है? ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने देखा कि जब हम यहाँ पर किसी स्पेशल मेटल की प्लेट लेते हैं, इस पर किसी आवृत्ति की किरणें आती हैं, तो क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलती हैं। और यदि इनकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा होती है तो ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलते हैं। तो वह उस पदार्थ की, समझ रहे हो ना, उस पदार्थ की जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, उस पदार्थ की न्यूनतम आवृत्ति, उस पदार्थ की न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक होनी चाहिए इनकी आवृत्ति, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यह इस पदार्थ की न्यूनतम आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर देहली आवृत्ति कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उस प्लेट की, उस मेटल की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति के यदि कोई किरण उससे टकराए तो वो इलेक्ट्रॉन निकालती हो, और यदि बहुत ज्यादा हो इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी आवृत्ति इस देहली आवृत्ति से, तो यह इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी निकलते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पर ये जो देहली आवृत्ति है इसमें हमने देखा एक फॉर्मूला लगता है phi इक्वल टू h न्यू। क्या लगता है? phi इक्वल टू h न्यू। ये फॉर्मूला भी आपको देखने मिल जाएगा। जहाँ phi क्या है? phi आपको पता होना चाहिए, वर्क फंक्शन मतलब कार्य फलन, इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये यहाँ टकरा रहा है, इनके द्वारा जो इन किरणों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये कार्य फलन है। और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। उसकी आवृत्ति, उस प्लेट की आवृत्ति जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शा रही है, उसकी आवृत्ति। और एच तो आप जानते हो, ये तो हमारे प्लांक जी का कांस्टेंट है, प्लांक जी का नियतांक है, तो इसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं। ये संबंध होता है कार्यफलन और देहली आवृत्ति में, तो ये आप जरूर करके जाएं। इसके बाद है कि एम्पियर का परिपथीय नियम समझाइए। साथियों, अगर एम्पियर के परिपथीय नियम की अगर हम बात करें तो एम्पियर का परिपथ नियम सीधा साधा हमसे कहता है किसी बंद वक्र के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय जो समाकलन होगा, देखो ये आपको दिखा हुआ रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल। तो यहाँ बंद वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है? dl है। में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो ये आपको इतना लिखना है, ये एम्पियर का परिपथी नियम है, और ये आपको एक फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। बट आगे कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए, तो ये सिद्ध कीजिए वाला जो है ये 2 नंबर में तो नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 3 नंबर में अलग से लेकर आएंगे। अभी तो आप इतना ही कंप्लीट कर लो, इतना ही कंप्लीट कर लो प्यारे साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। तो प्यारे साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है द्रव्य तरंगों की विशेषताएं। यहाँ से आपसे पूछा है द्रव्य तरंगों की विशेषताएं बताइए। तो प्यारे साथियों, जो द्रव्य तरंग हैं वो इनकी विशेषताओं में द्रव्य तरंगों की जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय नहीं होती, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कणों से ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो पहला हो गया। नेक्स्ट है द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य कण की प्रकृति या आवेश से स्वतंत्र रहता है। तो ये हमारे 2 हो गई द्रव्य तरंगों की विशेषताएं। अब अगला है तो प्यारे साथियों बायो-सैवर्ट का नियम। तो ये जो बायो-सैवर्ट का नियम है साथियों, ये 3 नंबर में आएगा, तो इसको हम 3 नंबर में कंप्लीट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों आगे। आता है विरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसी को कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है। विरोधी विभव क्या होता है, या इसको स्तंभ विभव भी कहते हैं। तो ये भी क्या है? आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा,
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि इस प्लेट का ही वो ऋणात्मक विभव, इस प्लेट का ही वो ऋणात्मक विभव कि जिस विभव से ये इन इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकते हैं उसे ही हम निरोधी विभव कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि यह इस प्लेट का ही जो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम प्लेट लेते हैं, जो धातु की जो धातु की हम क्या ले रहे हैं, प्लेट ले रहे हैं, यह उसी प्लेट का ऋणात्मक विभव, उसी प्लेट का ऋणात्मक विभव जो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी को कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है आपको, तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करके जाएं। इसके बाद है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। मान के चलिए हम एक कोई प्लेट लेकर चलते हैं जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए बहुत ही सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें यदि एक उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, इस प्लेट में यदि एक उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है, यदि इस प्रकाश में तीन कंडीशन बनती है। अब यदि जो इसकी दहली आवृत्ति है, जो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो म्यू नॉट मान ली, क्या मान ली, म्यू नॉट मान ली, म्यू नॉट है ना, या वी नॉट भी मान ले तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी आवृत्ति हमने म्यू नॉट मानी। अब ये जो हमने किरणें ली हैं, अब यदि यहाँ पर उचित तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है, यदि इनकी आवृत्ति इसकी आवृत्ति से कम होती है तो यहाँ हमें कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। यदि इनकी आवृत्ति, इन तरंगों की आवृत्ति, इस तरंग की आवृत्ति, एक तरंग लें, एक से ज्यादा तरंग लें, उस तरंग की आवृत्ति यदि इसकी दहली आवृत्ति, किससे, दहली आवृत्ति से कम है, तो हमें कोई भी जो है फिनोमेनन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी आवृत्ति है ना, पर ये भी है जो म्यू नॉट से छोटा है, यदि इसकी आवृत्ति इस दहली आवृत्ति के बराबर है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन देखने को मिलता है कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं। लेकिन यदि इसकी आवृत्ति, ये जो तरंग हमने ली है, इनकी आवृत्ति ज्यादा है किससे, दहली आवृत्ति से, तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकलते हैं, साथ में काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और इस पूरे फिनोमेनन को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, इनकी आवृत्ति है, यदि किरणों की यह दहली आवृत्ति से कम है, कोई फिनोमेनन देखने नहीं मिलेगा। ये आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन इस प्लेट से देखने मिलेगा। और यदि इनकी आवृत्ति, इन किरणों की आवृत्ति इस दहली आवृत्ति से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ में गतिज ऊर्जा भी हमें देखने को मिलेगी। सिंपल भाषा में हम आपको लिख के तो भाषा में दे रहे हैं, आप उससे भी अच्छा सिंपल भाषा में भी इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि हम एकांक धनावेश को क्या करते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, है ना। पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होता है। मतलब कि एक एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विद्युत विभव कहते हैं। V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू हो जाता है W अपॉन Q। यदि ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। और यदि हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, इसकी बात करें, इसके विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र, विद्युत विभव का विमीय सूत्र देखें तो ये होता है ml स्क्वायर t टू दी पावर 3 a टू दी पावर माइनस 1। क्या होता है, ml स्क्वायर t टू दी पावर माइनस 3 a टू दी पावर माइनस 1।
ये विद्युत विभव का विमीय सूत्र निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर हम देखें तो मैं किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहा हूँ आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो विगत वर्षों में आए प्रश्न हैं या जो इस वर्ष आने की प्रबल संभावना है वो मैंने उठा के देखी हैं। सारे क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि हम देखें एक नाभिक के परमाणु में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। हम यदि किसी अणु को लें, किसी परमाणु को लें, उसके नाभिक की बात करें तो उसके नाभिक में जो कुल क्या होते हैं, या तो होंगे उसमें टोटल न्यूट्रॉन्स होंगे और क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन के मास का हम टोटल करें तो वो टोटल हमारे एक्चुअल द्रव्यमान से कुछ भिन्न आता है, कुछ कम ज्यादा आता है, इसे ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो यदि हम देखें तो टोटल प्रोटॉन का मास, टोटल जो प्रोटॉन का मास है वो हम टोटल प्रोटॉन इनटू एक प्रोटॉन का मास लेके चलते हैं। यदि हम टोटल न्यूट्रॉन का मास देखें, यदि हम टोटल न्यूट्रॉन का मास देखें तो टोटल न्यूट्रॉन का मास कितना आता है, ये टोटल न्यूट्रॉन का मास ये हमारे पास आता है। क्लियर है। तो यदि हम देखें तो अब इसमें जो द्रव्यमान क्षति होगी वो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक हमारे नाभिक में क्या होते हैं, टोटल प्रोटॉन होते हैं और टोटल न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इनका जो मास आता है वह एक्चुअल मास से उसमें कुछ अंतर होता है, कुछ भिन्न होता है, और इस भिन्नता को, इस क्षति को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड मास होता है किसी नाभिक का और जो एक्चुअल मास होता है किसी नाभिक का, उन दोनों के डिफरेंस को ही, उन दोनों के अंतर को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि यदि किसी प्रक्रिया में, यदि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है कि एक कोई बड़े मास वाला द्रव्यमान दो छोटे छोटे मास वाले द्रव्यमानों में टूट जाता है। क्लियर हुआ। यदि हमने देखा कि एक भारी नाभिक है जिसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है, एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए, विखंडित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। जैसे यूरेनियम 235 जो है वो नाभिकीय विखंडन करता है, क्योंकि उसमें दो छोटे छोटे नाभिक, एक नाभिक है वो टूट के दो छोटे छोटे नाभिक विखंडित हो गया, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो जब दो छोटे छोटे नाभिक जो हैं यह मिलकर कोई बड़ा नाभिक बना ले, जैसे दो हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वह मिल जाते हैं, यदि नाभिकीय संलयन कर लेते हैं तो हीलियम बना लेते हैं। कहाँ होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया, सूर्य में होती है। सूर्य में क्या होता है, हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। जो अब दूसरे, ये डिफरेंस समझ में आया नहीं आया, जहां पर एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाए विखंडन, दो छोटे नाभिक एक बड़ा नाभिक बनाने नाभिकीय संलयन। और ये भी बताया मैंने नाभिकीय संलयन होता है। अब जो नाभिकीय विखंडन होता है उससे परमाणु बम बनते हैं। जो नाभिकीय विखंडन होता है उससे परमाणु बम बनते हैं, संलयन से हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। अब यदि नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन की अपेक्षा कम निकलती है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कम निकलती है, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब यदि हम बात करें नाभिकीय विखंडन की तो यह सामान्य ताप पर भी हो सकता है। नाभिकीय विखंडन कराने के लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर भी नाभिकीय विखंडन करा सकते हैं, लेकिन नाभिकीय संलयन करने के लिए हमें बहुत अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में ये अंतर आप जरूर देख चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन वो होने वाला है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है। प्रकाश का व्यतिकरण अभी कुछ ही मिनट पहले हमने देखा, क्या होता है प्रकाश का व्यतिकरण, यदि दो समान आवृत्ति की तरंगें यदि
किसी पृष्ठ पर जब वो एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके जो प्रकाश है वो प्रकाश में परिवर्तन, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट सर तो हमने उसी परिभाषा से निकल के आए कि हमेशा एक माध्यम में चलना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए उनका, मतलब एक ही कलर होना चाहिए, उनकी आवृत्ति जो होगी वो समान होनी चाहिए। ये इसके लिए आवश्यक शर्तें हैं, आप यहीं से निकाल के देख सकते हैं, है ना। एक ही मीडियम में चलनी चाहिए सारी प्रकार से, उनका जो स्रोत है, जिस स्रोत से वो निकल रही है वो सेम होना चाहिए, एक ही स्रोत से, एक समान स्रोत से ये दोनों जो तरंगे हैं वो निकलनी चाहिए। क्लियर है नहीं है? क्वेश्चन क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्ति जो है वो समान होनी चाहिए, कला संबद्ध स्रोत जो है वो सेम होना चाहिए, एक ही स्रोत से ये दोनों जो दोनों आवृत्ति की जो तरंगे हैं वो निकले, प्रकाश का जो स्रोत है वो एक वर्णी हो, एक ही कलर का हो, एक ही वर्ण होना चाहिए उसका। क्लियर है नहीं है? आने वाला है कि तापायनिक ऊर्जा क्या कहते हैं। तापायनिक ऊर्जा क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि यदि हम किसी भी धातु को लें और उसे हीट दे दें, उसे हम गर्म कर दें, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसे ही हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। मेटल लिया, उसे हीट दी, उसे गर्म किया, तो उसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, तापायनिक, क्योंकि वह किसके कारण निकले, ताप के कारण निकले। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि बोर के क्वांटम प्रतिबंध और देहरी प्रतिबंध क्या होते हैं। बोर का क्वांटम प्रतिबंध क्या होता है हमें पता है, बोर जी ने क्या बोला था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम से घूमता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वह एक निश्चित कक्षा में जो है वह घूमता है, और वह किस कक्षा में घूमता है, जिस कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो nh/2π होता है, मतलब h/2π के मल्टीपल में हो। यदि इस कक्षा का जो कोणीय संवेग है वो h/2π के मल्टीपल के रूप में होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी कक्षा में घूमता रहता है, और इस सिद्धांत को ही हम इनका जो है क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें आवृत्ति प्रतिबंध क्या होता है, तो आवृत्ति प्रतिबंध ये होता है कि मान के चले एक इलेक्ट्रॉन था जो उच्च कक्षा से वापस आया है किसमें, निम्न कक्षा में, इसकी एनर्जी लेवल था E1 और इसका एनर्जी लेवल था E2। तो इन दोनों एनर्जी लेवल में जो अंतर आता है वह फोटोन, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा एनर्जी ज्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल के रूप में आएगा, तो यह किसको उत्सर्जित करता है, यह फोटोन को उत्सर्जित करता है। तो जो E2 माइनस E1 होता है वो किसके बराबर होता है, h न्यू के बराबर होता है। अब चाहे यहाँ h की बात करें या यहाँ h की बात करें, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्लांक कांस्टेंट है। तो ये जो हमारे दोनों नियम हो गए, दूसरा नियम है ये क्या कहलाता है, यह आवृत्ति प्रतिबंध कहलाता है। यह क्या कहलाता है, यह हमारा क्वांटम प्रतिबंध है। यह है आपको ये निकल के आता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में 3 अभिगृहित लिखो, तो आपको बहुत सिंपल से अभिगृहित लिखने हैं। हमें पता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बहुत समय से हम इसको देखते हुए आ रहे हैं कि एक गोल्ड फॉइल थी जिस पर हमने अल्फा कणों की, रदरफोर्ड जी ने, हमने थोड़ी ना की थी, रदरफोर्ड जी ने अल्फा कणों की क्या की थी, बमबारी की थी। अब अल्फा कणों की जब उन्होंने बमबारी की तो उनको 3 पोस्टुलेट देखने को मिलते हैं। वो 3 पोस्टुलेट कौन कौन से थे, 3 पोस्टुलेट थे कि कुछ जो अधिकतर जो किरणें हैं अल्फा किरणें वो क्या होती हैं, उससे सीधी निकल के जाती हैं गोल्ड फॉइल से। तो जो सीधी निकल के गई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 90% भाग है किसका, ये जो 90% भाग है, 90% मास है वो रिक्त है। किसी एटम का 90% मास क्या है, रिक्त है, 90% रिक्त है। ये प्रथम पोस्टुलेट हो गया रदरफोर्ड जी का। अब दूसरा देखें तो कुछ जो अल्फा कण थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अपने रास्ते से, अपने जो उनका रास्ता था उससे वो भटक रहे थे। अल्फा कणों पर चार्ज कौन सा होता है आपको पता है, हीलियम के आयनिक कण होते हैं, इन पर +2 चार्ज होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई बीच में कोई ऐसे ऋणावेशित कण है जो इनका रास्ता भटका रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच बीच में कहीं, है ना, बीच बीच में कहीं
बीच बीच में कहीं पर जो ऋणावेशित कण है इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित कण, कौन से ऋणावेशित कण जो है वो गति कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सेकंड पोस्टुलेट हो गया। तीसरा पोस्टुलेट, और उन्होंने देखा कि 20,000 में से एक कण जो था जो उनके बिल्कुल मध्य से लग कर गया और जिस वेग से जिस पथ पर गया उसी पथ पर 180 डिग्री से वापस आ गया। और ये जो बिंदु था ये बहुत सघन बिंदु था जो पूरे के पूरे, ऐसे यदि हम परमाणु की बात करें तो इस परमाणु का सारा मास इसी केंद्र में था। तो इन्होंने क्या देखा कि बीच में एक बहुत ही डेंसर पॉइंट है जिसका घनत्व बहुत ज्यादा है, जहां से हमारा अल्फा कण टकराया, वापस आ गया। मतलब इन्होंने तीसरी बात की कि भाई बीच में कहीं एक नाभिक होता है जिसमें इसका सारा द्रव्यमान समाया हुआ होता है। ये तीन पोस्टुलेट जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हैं। बहुत अच्छे से आप इनको करके आएंगे। इसके बाद है नाभिकीय बलों के दो गुण लिखिए। तो साथियों, आप बोर के क्वांटम प्रतिबंध और आवृत्ति प्रतिबंध क्या है इसको आप समझ ही चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो साथियों जो है रदरफोर्ड के 3 अभिग्रहित लिखिए, ये भी आप समझ चुके हैं। तो हमें समझना कहाँ से है प्यारे साथियों, नाभिकीय बल के 2 गुण लिखिए। तो अगर नाभिकीय बल के 2 गुण की अगर बात करें तो पहला तो आपका ये है कि ये बल केंद्रीय बल नहीं है, और दूसरा नाभिकीय बल आकर्षण लघु परास बल है। ध्यान रखना 2 बातों को, ठीक है। नेक्स्ट है नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नाभिक के न्यूक्लियॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप इनको याद रख सकते हो प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है, AMV की परिभाषा लिखना है आपको। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कार्बन के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां जो भाग है वो होता है, ये इसकी परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट जेनर डायोड की अगर बात करें हम आगे थोड़ी, 1 सेकेंड प्यारे साथियों रुकना है। अगर हम जेनर डायोड की बात करें तो जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह देखो आप, ये बना हुआ है, जेनर डायोड का है ये, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये बना हुआ है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। फिर आगे ये हमारा, हाँ ठीक है, आगे हम देखेंगे जेनर डायोड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर निम्न के प्रतीक लिखना है। जैसे आपको कुछ प्रतीक लिखना है, कुछ प्रतीक चिन्ह है जो बनाना है, जैसे PN संधि डायोड का, PNP ट्रांजिस्टर का और PNPN ट्रांजिस्टर का। तो ये बने हुए हैं, है ना, इस टाइप से आप बनाना है, इनको तैयार कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो हमारे पास क्या है कि अपने पास, हमारे पास नहीं ऐसा बोले, अपने पास बहुत कम समय है, इसलिए सभी को कम समय में कंप्लीट करना है। PN संधि डायोड के 2 उपयोग लिखना है। तो दृष्टकारी की भांति करता है और संसूचक की भांति करता है, ठीक है। नेक्स्ट द्रव्य तरंग क्या है। तो प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं। यदि किसी कण का संवेग p है तो कण से संबंधित तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या हो जाएगा, तो हम इसको स्पष्ट बता रहे हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। तो 1 सेकेंड साथियों, हाँ तो ये लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू H/P, जहाँ H क्या है, प्लैंक नियतांक है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे हमारा है 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। तो यहाँ से देखो ये बहुत आसानी से ज्ञात हो चुका है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 12.5, ये आपको वैल्यू निश्चित रहेगी, ठीक है। और यहाँ जो भी है, भी वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। और नाभ की विखंडन और नाभ के संलयन में अंतर ये जो है ना हम पहले ही देख चुके हैं, इसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है प्यारे साथियों, ठीक है, ओके। और अगर ये देखना चाहते हो तो 2 समांतर विद्युतवाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो आप अगर ये देखो, ये 3 नंबर में हम कराएंगे फिर से, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत करो आप कंप्लीट अभी। देखो लेंज के नियम लिखिए, अब आपको लेंज का नियम लिखना है। तो ये लेंज का नियम लिखा हुआ है, आप देख लो यहाँ पर। इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये लेंज का नियम है, ठीक है।
अब ये आंकिक प्रश्न है साथियों, एक ये आंकिक प्रश्न है, इसको हम आंकिक प्रश्न में लेकर आएंगे अलग से। तो आप ही को अभी इतने ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन 2 अंक में आपको पूछे जाएंगे। आपके 2 अंक के प्रश्नों 14 नंबर के कंप्लीट आपको यहाँ से कंप्लीट हो गए। 14 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आपको पूछे जाएंगे, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।